And remember that status in the world is not defined by what work you do, but by how well you do it. It doesn't matter what you do. Whatever you do it great. And that will show your character to the people around you. Be givers in life. Don't wait for people to show you love. Give love first. Trust me on this. Be contributors, and whatever you want in your life will come to you automatically. Give first. हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हार्दिक अरोड़ा आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पे जिसका नाम है मनी फंडा। सो गाइस, कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आपकी आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए। ठीक है, आप में से बहुत लोग ये पूछते हैं कि भाई इतनी वॉलेटिल मार्केट हो गई है, अब क्या करें, समझ में नहीं आ रहा। अगर आप मेरे पुराने व्यूअर है, अगर आप मनी फंडा चैनल के पुराने व्यूअर है, तो जब मार्केट 8,000 से 8,500 के बीच में थी, तब मैं आप लोगों को बोलता था कि आप जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कीजिए। जब मार्केट 12,000 से 12,500 के बीच में आई, तो मैंने स्विंग ट्रेडिंग का आप लोगों को लिए एक आइडिया सुझाया था। अब जब मार्केट 14,500 से लेकर 15,500 के बीच में फंस रही है, तो मैं क्या स्ट्रेटेजी लेके आ रहा हूँ या मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। और मेरे क्या फ्यूचर प्रिडिक्शंस है या मेरा क्या मिशन है अभी इस वॉलेटिलिटी मार्केट को देखते हुए, और मार्केट में कैसे सरवाइव करना है वो मैं कैसे करूँगा, और मेरे क्या थॉट्स है वो मैं आपके साथ इस वीडियो में जो है वो शेयर करूँगा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैंने आप लोगों के सामने एक स्क्रीनशॉट रखा है जिसके अंदर कोई एक शेयर ने मुझे जो है वो 100% का रिटर्न दिया है, वो भी विद इन 45 डेज़। और उसके अंदर जो है आपका जो फ्राइडे को निफ्टी जो 550 पॉइंट के आसपास गिरा था वो इंक्लूडेड है। ठीक है, तो डबल कर दिया 45 डेज़ के अंदर। मैं आप लोगों को एक टास्क दे रहा हूँ, आप लोग हो सके तो इस शेयर का नाम जो है वो नीचे कमेंट बॉक्स में गेस करके बताइएगा। मैं आप लोगों को एक हिंट दे देता हूँ, ये शेयर का प्राइस ₹50 टू ₹100 के बीच में है, और ये एक अच्छी खासी कंपनी है, ऐसा नहीं है कि पेनी स्टॉक है। ठीक है, तो इसी के साथ जो है अब हम लोग अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मार्केट कहाँ तक गिर सकती है। ठीक है, मार्केट का मैंने बोला था 12,500 तक गिर सकती है। उस बात पे मैं आज भी इंटैक्ट हूँ। हाँ, अगर ये सांप सीढ़ी वाला खेल चलता रहा, आपको पता ही होगा, आपने खेला ही होगा सांप सीढ़ी क्या होता है, कि हम लोग ऊपर जाते हैं, एक सांप होता है, उस पर गोटी आती है तो 2-3-4 रो नीचे आ जाते हैं, फिर 2-3-4 हम लोग पारियाँ खेलते तो वापस वहीं पहुँच जाते हैं। अगर ये खेल चलता रहा तो बात अलग है, पर अगर सच में करेक्शन आएगा तो मैं आज भी बोल रहा हूँ 12,500 तक ही आएगा। और उस टाइम जो मैंने वीडियो बनाई थी, उस टाइम जो है मार्केट में बजट आया था, और उसकी वजह से जो है मार्केट बढ़ गई थी। हालांकि आप सब बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्म्ड रहते होंगे और आप सब बहुत ही ज़्यादा अपडेटेड होंगे, फिर भी मैं 2-3 पॉइंट आपके साथ शॉर्ट में डिस्कस करना चाहूँगा कि क्यों मार्केट में जो है वो एक बुल रैली आई थी बजट के बाद। तो उसमें से जो सबसे पहला कारण मुझे लगता है वो ये है कि जो हमारे टैक्स रेट थे वो स्टेबल थे। हमारे टैक्स रेट्स में जो है इंडियन गवर्नमेंट ने बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं की, और टैक्स रेट फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेट है, क्योंकि जो बाइडन ने तो वैसे ही उनको हिला के रखा हुआ है। वो तो वैसे ही बोलता है कि मैं आप लोगों पे जितना हो सकेगा उतना ज़्यादा टैक्स रेट लेके आऊँगा। तो क्योंकि हमारी कंट्री में जो है टैक्स रेट स्टेबल रहा, तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने धमाधम बाइंग की है। ठीक है, बहुत तेज़ बाइंग की है। फिर उसके बाद जो मेरे को सेकंड कारण लगता है वो ये है, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट सेम है। अब अगर आपको नहीं पता हो तो मैं शॉर्ट में बता दूं, रेपो रेट मतलब जिस भाव पे आरबीआई बैंक से पैसा लेती है, और रिवर्स रेपो रेट मतलब जिस भाव पे बैंक आरबीआई से पैसे लेते हैं। ठीक है, और वो क्योंकि स्टेबल थे, तो जो है मार्केट में मेरे को ऐसा लगता है कि स्पेशली बैंक्स के लिए जो है एक पर्टिकुलर रैली आई थी। अगर आपको याद हो तो बजट के बाद एक बैंक्स के लिए स्पेसिफिकली रैली आई थी। और तीसरा कारण जो बैंक की रैली का बहुत मेजर कारण था वो था CRR और SLR। ठीक है, CRR और SLR एक पर्टिकुलर पोर्शन होता है जो बैंक के पास डिपॉजिट आते हैं
वो डिपॉज़िट को बैंक उस डिपॉज़िट में से एक पर्टिकुलर पोर्शन को बैंक्स को आरबीआई के पास डिपॉज़िट रखवाना पड़ता है। अब फॉर एग्जांपल अगर बैंक के पास 100 रुपये आए हैं तो एक पर्टिकुलर रेशियो होता है सीआरआर और एसएलआर। फॉर एग्जांपल एसएलआर 18% है और सीआरआर 4% है, तो कुल मिला के बैंक को जो है वो 22% जितना कैश जो है वो आरबीआई के पास डिपॉजिट करवा के रखना पड़ेगा। सीआरआर कैश के फॉर्म में होता है, एसएलआर कैश के फॉर्म में भी हो सकता है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स के फॉर्म में भी हो सकता है या कोई भी लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। तो उतना पैसा जो है वो बैंक्स को आरबीआई के पास गिरवी रखना पड़ेगा। मतलब जितना पैसा बैंक्स एज अ डिपॉजिट रखेंगे आरबीआई के पास वो उतना कम जो है लैंड कर पाएंगी। मतलब अगर 100 रुपये आए हैं तो वो लैंड सिर्फ फॉर एग्जांपल 22 माइनस कर देंगे तो 78 जितना ही कर पाएगी। तो 22 जो रुपए है वो एज अ डिपॉजिट उसको रखना पड़ेगा, जिसके ऊपर वो उतना इनकम नहीं जनरेट कर पाएंगे जितना इनकम जो है वो एज अ लोन आगे एडवांस करके जनरेट कर सकते थे। तो क्योंकि एसएलआर और सीआरआर में ज़्यादा चेंजेस नहीं थे, इसीलिए बैंक्स के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ थी, इसीलिए बैंक्स के शेयरों में जो है एक रैली आई थी। ओके। और चौथा कारण जो बजट के बाद जब आरबीआई के गवर्नर आए थे उन्होंने बोला था कि हमको जो है असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी डेवलप करनी है। अब जिनको नहीं पता मैं शॉर्ट में बता दूं, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो जितने भी बैंक्स होते हैं उनके एनपीएस को ख़रीद लेती है और जो है एनपीए रिकवर करती है, ठीक है। वो वाइट कॉलर गुंडे होते हैं, ठीक है। अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो वाइट कॉलर गुंडे होते हैं। वो लोग जितने भी बैंक्स के एनपीए होते हैं वो ख़रीद लेते हैं और फिर बोरोवर्स के पास जा के वो कलेक्ट करते हैं। इसीलिए एसबीआई के शेयर बहुत बड़े थे क्योंकि गवर्नर ने कहा था वो एसबीआई के एनपीएस को एआरसीज को देना चाहते हैं और एआरसीज को वो लोग प्रमोट करना चाहते हैं। इसीलिए जो है बैंक्स के शेयरों में बहुत अच्छी खासी तेज़ी आई थी। तो आई होप आपका जो ये छोटे मोटे डाउट्स होंगे या छोटे मोटे जो पॉइंट्स होंगे हो सकते हैं वो क्लियर हुए होंगे और आपको एक अच्छी खासी जो है इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अब इसके बाद जो है मैं जो फ्यूचर में सोचता हूँ, जो फ्यूचर में मार्केट होगी उसके हिसाब से मैंने कैसे स्ट्रेटजी बनाई है मैं वो आपको बताता हूँ और साथ ही साथ मैं अपना पोर्टफोलियो भी आपके साथ शेयर करूँगा इस वीडियो के एंड में। तो इस वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि उसके अंदर मैंने कौन सा पोर्टफोलियो में चीज़ें रखी है वो आप लोगों को ज़रूर से पता चलेंगी, ठीक है। पहली बार कर रहा हूँ और इसी चीज़ के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि अभी जो है वो मार्केट बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल होने वाली है, तो हमको जो है एक बास्केट में एग्स नहीं रखने चाहिए, ठीक है। हमें एक पर्टिकुलर कंपनी या 2-3 कंपनी को पर्टिकुलरली टारगेट नहीं करना चाहिए। अब मैं 2 तरीके के लोग समझता हूँ जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो एक बहुत ज़्यादा पैसे वाले, एक मेरे जैसे एक बहुत ज़्यादा पैसे वाले, एक मेरे जैसे, ठीक है। तो जो बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं वो लोग जो है वो स्मॉल केस पे जाके अपना खुद का एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं जिसके अंदर वो लोग मल्टीपल 15 से 20, 25, 30 शेयर्स को जो है वो पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। एक अच्छे खासे लार्ज कैप शेयर्स को बाय कर सकते हैं और तो और अपना खुद का एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं स्मॉल केस पे, ठीक है। और दूसरे जो मेरे जैसे हैं जो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, जिनके पास बहुत लिमिटेड पैसा है, तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग जो है म्यूचुअल फंड के थ्रू जो है इन्वेस्टमेंट कीजिए। अब जिनको नहीं पता हो म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, वैसे तो सबको पता ही होगा पर फिर भी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, हो सकता है किसी को नहीं पता हो। तो म्यूचुअल फंड मतलब एक ऐसा फंड या म्यूचुअल फंड एक ऐसा चीज़ है जिसके अंदर एक फ़ंड मैनेजर होता है। वो क्या करता है, हमारे जैसे छोटे छोटे या हमारे जैसे लोगों को जिनको इन्वेस्ट करना है, जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है या जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, उनसे क्या करता है, पैसे लेता है, ठीक है, छोटे छोटे पैसे लेता है और एक फ़ंड बनाता है और उससे जो है बड़े बड़े शेयर्स खरीदता है। फॉर एग्जांपल आपको जो है रिलायंस का शेयर खरीदना है। अब रिलायंस का शेयर 2050 या 2000 के आसपास जो है वो ट्रेड हो रहा है। फॉर एग्जांपल रिलायंस का शेयर जो है वो 2050 या 2000 के आसपास ट्रेड हो रहा है, ठीक है। आपके पास जो है वो 1000 रुपये ही है, तो आप कैसे खरीदेंगे? आप नहीं खरीद सकते क्योंकि आपको मिनिमम एक क्वांटिटी तो खरीदनी पड़ेगी। पर आप जो है उसकी रैली में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, एक जन को पैसा दे सकते हैं। आपके जैसे बहुत सारे जन एक जन को पैसा देंगे जो इकट्ठा करेगा और रिलायंस के शेयर खरीदेगा या कोई भी ऐसे शेयर खरीदेगा जो आप लोगों के फेवरेट होंगे या उसके फेवरेट होंगे, ठीक है। तो वो जो जन है जो सबके पैसे इकट्ठा करके मार्केट में पैसे डालता है उसको बोलते हैं म्यूचुअल फंड मैनेजर, ठीक है। और म्यूचुअल फंड कंपनी के अंदर वो काम करता है, आप इसी थ्रू जो है वो पैसे लेते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं आपको एक शॉर्ट से बहुत ही क्रिस्प तरीके से समझाना चाहूँगा। आप लोग जो है आप लोगों के घर के आजू बाजू या आप लोगों के गांव में या शहर में कहीं पे भी भंडारा ज़रूर होता होगा।
वनशिला माइल, उसके अंदर बहुत बार आपने ऐसा देखा होगा कि जो भंडारा होता है उसके अंदर सब जो लेडीज़ होते हैं वो उधर जा के नहीं बनाते, बल्कि जो भंडारा कर रहा होता है वो सब लेडीज़ को थोड़ा थोड़ा आटा दे देता है कि आप जो है अपने घर से रोटियां बना के लाओ, फिर वो एक ही जगह पे इकट्ठा होता है और फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। आई होप आपको जो है अब म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, तो आई होप आपको जो है म्यूचुअल फंड क्या होता है वो समझ में आया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन जो आपके दिमाग में राइज हो सकता है वो ये हो सकता है कि म्यूचुअल फंड खरीदे कैसे, हम कौन से एस्पेक्ट्स को कंसीडर करें म्यूचुअल फंड को खरीदने से पहले। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आपने अगर म्यूचुअल फंड के बारे में कोई भी वीडियो देखा है तो आप लोगों को बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स मिले होंगे। मैं उनमें से कोई भी पॉइंट डिस्कस नहीं करना चाहूँगा। आप लोगों को बहुत सारे लोगों ने बोला होगा कि उसका मिनिमम अमाउंट देखिए, फिर एग्ज़िट लोड देखिए, एंट्री लोड देखिए, ये देखिए, वो देखिए। मैं वो सब बातें नहीं करूँगा। मैं जो है ऑन पॉइंट एकदम क्रिस्प बातें करूँगा, जिससे आप लोगों का जो है टाइम भी बचे और आप लोगों को जो है मैक्सिमम मैं जितना इन्फॉर्मेशन देना चाहूँ वो दे सकूँ। तो मेरे हिसाब से सिर्फ 3 फैक्टर्स को कंसीडर करना चाहिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले। सबसे पहला, क्या वो स्मॉल कैप है, लार्ज कैप है या मिड कैप है। अब अगर आपको नहीं पता स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप क्या होता है, तो एक पर्टिकुलर लाइन होती है, एक पर्टिकुलर अमाउंट होती है जिसके अंदर अगर कोई शेयर होता है, फॉर एग्जांपल 5000 करोड़, अगर उसके अंदर कोई भी कंपनी है, उसकी मार्केट वैल्यू है अगर 5000 करोड़ से कम है तो वो स्मॉल कैप आएगी, 5000 से 15000 के बीच में तो मिड कैप आएगी, 15000 के ऊपर है तो वो लार्ज कैप आएगी। ठीक है, तो आई होप आपको स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप का मतलब समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहला बाइफर्केशन आपको ये करना है कि वो जो कंपनी है वो स्मॉल कैप है, मिड कैप है या लार्ज कैप है। दूसरा बाइफर्केशन आपको ये करना है कि जो म्यूचुअल फंड है वो जिस भी कंपनी में पैसा लगाना चाहता है, ठीक है, वो कंपनी, मैंने जो पहले आपको कंपनी बोला उसका मतलब यही था कि जो म्यूचुअल फंड है वो जिस भी कंपनी में पैसा लगाना चाहता है या जिस भी कंपनी में पैसा लगाया हुआ है वो कंपनी मिड कैप है, स्मॉल कैप है, लार्ज कैप है। अब दूसरा पॉइंट, वही कंपनी कौन से सेक्टर में है। ठीक है, आपको कौन से सेक्टर को लेकर के आप बुलिश हो, आपको वो ज़रूर देखना है। अब एक म्यूचुअल फंड वो होते हैं जो मिक्स में लगाते हैं, एक होता है जो टेक्नोलॉजी वाले में लगाता है, एक होता है जो रियलिटी वाले में लगाता है, एक होता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाले में लगाता है, एक होता है जो फाइनेंस में लगाता है, बैंकिंग में लगाता है, फार्मा में लगाता है, किसी में भी लगाता है। तो आप लोग जिस भी सेक्टर को लेकर के बुलिश है आप वो वाले म्यूचुअल फंड को प्रेफर कर सकते हैं। और तीसरा पॉइंट, उसकी जितने भी होल्डिंग्स हैं, ठीक है, आप कोई भी म्यूचुअल फंड देखेंगे आपको उसकी होल्डिंग्स दिखेंगी, आप उसकी होल्डिंग्स जरूर चेक कीजिएगा। अब आपको क्या वो होल्डिंग्स में जो कंपनियां है वो समझ में आ रही है, क्या आपको उनका बिजनेस पता है या नहीं पता है, वो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे म्यूचुअल फंड होते हैं अपने अभी बहुत स्मॉल लेवल पे जो है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपने को पता भी नहीं चलता है कि कैसे कैसे ये लोग ऊपर वाले लोग सेटिंग करते हैं और कैसे हम लोगों को पागल बना देते हैं। इसीलिए आपको क्या वो कंपनी समझ में आती है, क्या आपने वो कंपनीज़ को सुना है, क्या आपने वो कंपनी के प्रोडक्ट यूज़ किए, क्या आपने वो कंपनी का चार्ट देखा है, क्या आपने वो कंपनी का निफ्टी पे परफॉर्मेंस देखा है, क्या आप उस कंपनी से वाकिफ़ है, आपको ये देखना है। ठीक है, तो मैंने 3 बातें बोली। आपको कोई भी म्यूचुअल फंड में पैसा डालना है उससे पहले आप वो म्यूचुअल फंड कौन सी कंपनीज़ को टारगेट कर रहा है, वो स्मॉल कैप है, मिड कैप है, लार्ज कैप है या मल्टी कैप है। मल्टी कैप मतलब सब ले लेते हैं। दूसरा, वो कौन से सेक्टर को ज़्यादातर फोकस कर रहा है, एनर्जी को कर रहा है, फाइनेंस को कर रहा है, बैंकिंग को कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को कर रहा है, किसको कर रहा है, फार्मा को कर रहा है। और तीसरा पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो उसकी होल्डिंग को देखना है कि क्या वो होल्डिंग्स में जो भी कंपनी है वो आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, तो आई होप आपको जो है ये म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करना है वो समझ में आया होगा और आप जो है अकॉर्डिंगली अपनी फ्यूचर की स्ट्रेटजी बना सकेंगे। अब मैं आप लोगों को जो है अपना खुद का म्यूचुअल फंड का जो पोर्टफोलियो है उसमें से जो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है उसका पोर्टफोलियो के मैं कुछ सिलेक्टेड म्यूचुअल फंड आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं और भी बहुत सारे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ जो इक्विटी ओरिएंटेड नहीं होते हैं। अगर आप उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें आप मेरे से बात कर पाएंगे जिसके अंदर मैं आपका खुद का पोर्टफोलियो भी डिज़ाइन करके दूंगा या आपके लिए मैं जो है शेयर्स भी सिलेक्ट करके दूंगा अगर आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस लेना चाहें तो। ठीक है, आई होप आपको जो ये वीडियो पसंद आया होगा और ये वीडियो आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर लगा है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा अगर आपको कुछ भी डाउट्स हो तो, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।